हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज फिर से हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी करने वाले हैं। लड़कों का कहना था कि सर थोड़ा सा ना पतला कर दीजिएगा लिखने वाला को, तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा पतला करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पतला करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पतला हो गया। देखते हैं आज ना थोड़ा सा येलो करने के लिए। येलो का कैसा लिखावट रहता है? येलो का लिखावट कुछ ऐसा है, और कुछ और थोड़ा सा देख लें इसका लिखावट कैसा है। इसका लिखावट कुछ ऐसा है, तो रहने देते हैं आज, इसी को रहने देते हैं आज, ग्रीन रहने देते हैं। चलिए अब ग्रीन रहने देते हैं, आज लिखावट ग्रीन रहने देते हैं। देखते हैं कैसा लिखावट रहता है ग्रीन वाला में। चलो शुरू करते हैं। सेट 4 हो गया, 3 सेट हो चुका है, ये चौथा नंबर सेट है। चौथा नंबर सेट को आप लोग जा कर के देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर पहला क्या लिखता है बताना बाबू। पहला सवाल है क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है? क्या लिखता है? क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है? शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, एकल कोशिका प्रोटीन है। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है, और इसका उपयोग होता है किस रूप में? एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन है क्या हुआ? शैवाल। आंसर क्या मारिएगा? शैवाल मारिएगा। सवाल आगे, कौन जलीय घास है? कौन जलीय घास है? निम्नलिखित में से कौन जलीय घास है? तो जलीय घास कौन है? हाइड्रीला और जलकुंभी, ये दोनों के दोनों जलीय घास है। हाइड्रीला भी जलीय घास है, जलकुंभी भी जलीय घास है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं जलकुंभी के बारे में। जलकुंभी को कहा गया है वाटर हाइसिंथ भी कहा गया। क्या कहा गया? वाटर हाइसिंथ भी कहा गया। किसको हुआ? जलकुंभी को वाटर हाइसिंथ कहा गया। इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। इंग्लिश में टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता था। इसी जलकुंभी को एक बंदरा था, कौन बंदरा हम बोल देंगे, बंदरा पगला, वारेन हेस्टिंगस जो था बंदरा, ये अपनी पत्नी को देने के लिए अमेरिका से लाया था भारत में। किसको? जलकुंभी को। अब पत्नियों जो थी ना वो बुढ़वा के थी। बताओ, वो फूल मांगी थी बंदरा से, वो फूल ले आना। और इसको कुछ नहीं मिला था तो ले गया था कौन? जलकुंभी को ले गया था। गजबे सब आदमी होता है। यहाँ है ट्रापा। ट्रापा क्या है? ट्रापा को सिंघाड़ा भी कहा जाता है। ट्रापा को सिंघाड़ा कहा जाता है, और सिंघाड़ा एग्जाम्पल होता है बाबू जलोदभिद का। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जलोदभिद का एग्जाम्पल है कौन? सिंघाड़ा जलोदभिद का एग्जाम्पल है। तो हमने वर्णन कर दिया, आगे चलते हैं बुआ। अगला सवाल में आपके सामने नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि स्त्री दल चक्र बना है। स्त्री दल चक्र बना केकरे से? अस्टिग्मा से, स्टाइल से, ओबरी से, कि इनमें से सभी से? तो इनमें से सभी। अस्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र, और स्टाइल का मतलब होता है बाबू वर्तिका होता है। और ओबरी का मतलब होता है अंडाशय। ओबरी का मतलब कुछ होता है अंडाशय। तो ये तीनों संरचना से मिलकर बना होता है कौन? स्त्री दल चक्र बना होता है। अगले सवाल को आते हैं। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का कवक है। ईस्ट एक प्रकार का क्या है? कवक है। कवक में हम लोगों ने पढ़ा होगा ब्रीबर ईस्ट और बेकर्स ईस्ट। तो ब्रीवर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है एल्कोहल के निर्माण करने में, और बेकर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है रोटी हो गया, पाव रोटी हो गया, ब्रेड इत्यादि के बनाने में होता है। तो सवाल यहाँ क्या है? ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है। एक और जीव आया था ना हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन से होता है। सवाल आगे, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इसको युक्तांडपी कहा जाता है। युक्तांडपी कहा जाता है। जब अलग अलग रहते हैं तो उसको व्युत्तांडपी कहते हैं। तो याद रखना, युक्तांडपी कहा जाता है, युक्तांडपी कहा जाता है। सवाल नंबर आगे, नर युग्मक क्या कहलाता है? ये तो लगता है काफ़ी बार सवाल आ रहा है, नर युग्मक क्या कहलाता है? तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, अब मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। प्रत्येक वृषण में कितने कक्ष या वृषण पालिका पाए जाते हैं? एनसीईआरटी के अनुसार 250। एनसीईआरटी के अनुसार 250। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। वृषण की लंबाई कितनी होती है?
ब्रेसन की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर ब्रेसन की लंबाई होती है। 9 नंबर में यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग कौन है? गोनोरिया, सिफिलिस या एड्स या इनमें से सभी? तो यौन संचारित रोग है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। किसी खास समय में, किसी खास समय एवं स्थान में, किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? किसी खास समय एवं स्थान में, किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? नेटेलिटी, मार्टेलिटी, माइग्रेटरी या इंटेग्रिटी? तो मार्टेलिटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मार्टेलिटी कहा जाता है। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? भ्रूण के आंदोलन, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, अंगों का विकास या इनमें से कोई नहीं? तो स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सहेली क्या? तो याद रखना 3 प्रकार की गोली होती है जो गर्भ निरोधक में काम आती है, गर्भ निरोधक में काम आती है। एक का नाम है मालायन, एक का नाम है मालाडी और एक का नाम है सहेली। कौन सी बुआ? सहेली। तो 3 बाबू याद रखना, मालायन, मालाडी, सहेली। तो मालायन और मालाडी का जो प्रयोग है ना वो रोज़ाना होता है, जबकि सहेली जो होता है ना, सहेली, ये जो सहेली, इस सहेली का जो होता है ना साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक, याद रखना साप्ताहिक होता है, सहेली का साप्ताहिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका कि सहेली क्या है? गर्भधारण मुख्य गोली, बिल्कुल गलत। नॉन स्टेरॉयड गोली, सही। मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, ये भी सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सॉरी बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, कॉपर टी रोकता है किसको? कॉपर टी रोकता है किसको? निषेचन को, अंडजनन को, या यूटेरस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को, या रिप्रोडक्टिव डक्ट के रुकावट को? तो निषेचन को रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है? निषेचन को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निषेचन को रोकता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निषेचन को रोकता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निषेचन को रोकता है, निषेचन को रोकता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, निषेचन को रोकता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर अगला क्या है तो देखते हैं। सवाल नंबर आगे, क्षय रोग क्या लिखता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा या संपर्क के द्वारा? तो हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हवा के द्वारा होता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 मई को, 20 दिसंबर को, 1 जून को या 1 दिसंबर को? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कै दिसंबर को? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं, 15 सवाल हो गया। वो 15 सवाल में आप लोग बताइएगा कितना सही गया कितना गलत गया, चूँकि आप ही लोग पर हम निर्भर करते हैं। चलते हैं बुआ 16 नंबर सवाल, हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त किया जाता है? हीरोइन एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है बुआ। इन की हीरोइन का मतलब वो समझना लड़कियां जो होती है बंदरिनियन, तब बंदरिनियन नहीं समझना। हीरोइन एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, याद रखना। तो किस कुल के पौधे से प्राप्त होते हैं? तो याद रखना पेपा वरेसी, पेपा वरेसी किसे बुआ? पेपा वरेसी से, याद रखना। अगला सवाल क्या लिखता है? ओपियम, ओपियस या अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओपियस या अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम बुआ, याद रखना। ओपियस या अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपावर सोमनीफेरम। अगला सवाल, कौन यौन संचारित रोग है? कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या सिफिलिस? तो यौन संचारित रोग कौन है बुआ? इनमें से सिफिलिस हो जाएगा यौन संचारित रोग। ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किसने किया था? ओपेरॉन मॉडल किसने जैकब और मोनार्ड ने, जैकब और मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। अंधापन के कुछ मामले में, अंधापन के कुछ मामले में इलाज में ग्राफिट हेतु दाता के आँख की कौन सी हिस्सा प्रयोग में ला जाती है? लेंस या रेटिना या कॉर्निया या कोरोइड? तो एक सवाल आता है, दान करते समय अगर किसी व्यक्ति का आँख खराब हो जाता है तो दान करते समय कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका बाबू? कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। थोड़ा सा इस 20 नंबर सवाल को आप लोग देख लीजिएगा क्या आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर आते हैं। वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है किसको?
तो वर्णांधता में लाल और हरा को नहीं पहचान पाता है। और एक बात और आता ना, वर्णांधता में शंकु जो होते हैं ना, शंकु होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ट्रांसफर आरएनए में क्या कहता है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है क्या कहलाता है? तो उसको एंटी कोडॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एंटी कोडॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला, जेम्यूल का निर्माण किस में होता है? जेम्यूल का निर्माण किस में होता है? तो जेम्यूल का निर्माण होता है वह स्पंज में। जेम्यूल का निर्माण किस में होता है? स्पंज में होता है। अगला, बंगाल का आतंक किसे कहा गया? बंगाल का आतंक किसे कहा गया? ये सवाल बाबू हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि बंगाल का आतंक किसे कहा गया? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया। याद रखना बुआ। ब्रायोफिल्म में पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा होता है। आगेब में होता है बुलबिल के द्वारा, ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखना, बुलबिल के द्वारा होता है आगेब में, आगेब में। अगला सवाल, जेम्यूल का निर्माण, अभी हम लोग पढ़े, जेम्यूल का निर्माण किस में होता है? स्पंज में। और बंगाल का आतंक कहा गया जलकुंभी को। अगला सवाल, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में कि सभी में? तो सभी के सभी में ऋतुस्राव चक्र होता है। मेंडल महोदय को आनुवांशिकता का जनक कहा गया, किसका जनक कहा गया? आनुवांशिकता का जनक कहा गया मेंडल महोदय ने। इन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षण को लिए थे। कै जोड़ी? 7 जोड़ी विपरीत लक्षण को लिए थे। इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था, मटर के पौधे का। और उस मटर के पौधे का अगर वैज्ञानिक नाम अगर आपसे कोई पूछा जाए, वैज्ञानिक नाम, तो याद रखना पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 जोड़ी। मेंडल ने प्रस्तावित किया था वो क्या? आनुवांशिकता के नियम को, आनुवांशिकता के नियम को। अगला, मेंडल के नियम का एक अपवाद है संलग्नता। किन्हें? संलग्नता। संलग्नता जो है ना बाबू, वो मेंडल के नियम का क्या है? अपवाद है, मेंडल के नियम का अपवाद है। अगला क्या कहता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टिनिन, साइटोकाइनेसिस या पैक्टिन या डायकाइनेसिस? तो यह पैक्टिन की अवस्था में, कौन अवस्था में? पैक्टिन की अवस्था में होता है। एक क्रॉस में, मेंडल के एक क्रॉस में 1:2 अनुपात, 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो याद रखना हुआ अपूर्ण प्रभाविता। क्या दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता। चूँकि अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में लक्षण फेनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का अनुपात होता है 1:2:1, 1:2:1 होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 32 नंबर सवाल के बाद 33 नंबर सवाल में आते हैं। 33 नंबर सवाल में क्या लिखा है कि जब जयांग में स्त्रीकेसर एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। वैलिसनेरिया के पुष्प कैसे होते हैं? वायु परागित, कीट परागित, जल परागित या जंतु परागित? तो जल परागित होते हैं। कैसे होते हैं? जल परागित होते हैं। अगले सवाल आते हैं, कौन जलोद्भिद है? कौन जलोद्भिद है? कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे वो सिंघाड़ा जो है ना, वो जलोद्भिद है, सिंघाड़ा जलोद्भिद है। इसी को शायद ट्रापा भी कहा गया है, जो कुछ देर पहले बताए थे। जलोद्भिद, ट्रापा और सिंघाड़ा लगभग एक ही। अगला सवाल क्या है? मेंडल ने चयन किया है चना का, पाइनस का, टमाटर का, गार्डन मटर का। तो मेंडल ने चयन किया है, मेंडल ने चयन किया है, याद रखना बाबू, कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे। गार्डन मटर, इसको उद्यान मटर भी कहा जाता है, उद्यान मटर कहा जाता है, उद्यान मटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्यान मटर। मेंडल ने चयन किया था किसका? उद्यान मटर, गार्डन मटर का। अगला, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता। क्या कहता? वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ से याद रखना सिंड्रोम होता है 3 प्रकार का। पहले बात कर लेते हैं टर्नस। तो टर्नस में होते हैं बाबू 45 गुणसूत्र। एक होता है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में होते हैं 47 गुणसूत्र। एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या होता है कितना? 47। तो याद रखना टर्नस में 45, डाउन में 47, क्लाइनफेल्टर में भी 47 होते हैं। सवाल क्या है यहाँ? टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? 45। लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो लैक ओपेरॉन में हम लोगों ने पढ़ा होगा ई कोलाई बैक्टीरिया। आप गौर करो, ई कोलाई बैक्टीरिया में संरचना कुछ ऐसी पाई जाती है
जिसमें से पहला होता है पी प्रमोटर, दूसरा होता है लैक आई, दूसरा क्या होता है लैक आई संदमक जीन, और तीसरा फिर होता है पी, फिर होता है ओ ऑपरेटर पढ़े थे, और बाकी फिर 3 होता है। एक होता है बाबू यहाँ पे होता है जेड, यहाँ होता है बाई, और फिर एक और होता है यहाँ होता है क्या मतलब ये इसमें होता है बाई, इसमें होता है मतलब इसमें होता है बाई, इसमें होता है जेड। इन्हीं तीनों को कहा गया संरचनात्मक जीन। तो जेड बाई ए को कहा गया संरचनात्मक जीन। यहाँ ऑप्शन क्या होगा? संरचनात्मक जीन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन? जेड बाई ए, जेड अलग है, बाई अलग है, ए और क्या है अलग है, इसी तीनों को कहा गया संरचनात्मक जीन। ऑब्जेक्टिव में बाबू बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर थोड़ा सा चर्चा करें तो जेड जो जीन है ना वो निर्माण करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निर्माण करता है बाबू, याद रखना साइडेज, याद रखना। थोड़ा सा देखो बड़ा बड़ा लिखा रहा है। तो जेड जीन जो है ना वो निर्माण करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम होता है कि लैक्टोज को तोड़ करके, किसको तोड़ करके? लैक्टोज को तोड़कर बदल देना 2 भाग में। एक भाग बदल देना बाबू किसमें? ग्लूकोज में। एक भाग बदल देना ग्लूकोज में, और एक भाग बदल देना किसमें? तो एक भाग याद नहीं आ रहा बाबू, एक भाग ग्लूकोज हो गया, एक भाग शायद होता है ग्लैक्टोज, हाँ ग्लैक्टोज होता है एक भाग, ग्लैक्टोज होता है एक भाग। तो ये दोनों भाग देख लेना। बाकी बात कर लेते हैं। जेड हो गया बाइजीन का काम था परमीएज का निर्माण करना। किसका बाबू? परमीएज का निर्माण करना, जो कुटलेखन का काम करता है। और एक और था जो ट्रांस एसिटाइलेज का निर्माण कर रहा था। ये भी याद रखना बाबू। 20 अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए कितने कोडोन होते हैं? तो 64 कोडोन होते हैं। इन 64 कोडोन में 2 कोडोन को प्रारंभिक कोडोन कहा गया और 3 कोडोन को समापक या रोधकूट कहा गया। तो समापक में क्या था? UAA, UAG और UGA, ये हो गया समापक कोडोन। और प्रारंभक कोडोन में 2 था, तो एगो था AUG और एगो था GUG। तो ये बाबू याद रखना। चलते हैं अगले सवाल नंबर क्या कहता? आनुवांशिक कूट का खोज किसने किया? निरेनबर्ग ने, खोराना ने, मैथेई ने कि सभी ने? तो सभी ने किया। अगले सवाल के मेसेल्सन स्टाल ने क्या कहता है? मेसेल्सन स्टाल ने अपना प्रयोग किया किस बैक्टीरिया पर? मेसेल्सन स्टाल ने अपना प्रयोग किस बैक्टीरिया पर किया? ई कोलाई पर, स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रियो या कोई नहीं? तो इसका सही और आंसर हो जाएगा क्या हुआ? ई कोलाई। कहाँ? ई कोलाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल, केंद्रक का खोज किसने किया? तो केंद्रक का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। किसका खोज किया है? कोशिका का खोज किया है। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। जबकि सवाल नंबर 1 और इसमें बन रहा है, पुरकिंजे ने किसका खोज किया था? तो पुरकिंजे ने खोज किया था जीव द्रव का। किसका खोज किया था? जीव द्रव का। कब? 1839 ईस्वी में किया था। अगले सवाल के डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन ने कि क्रिक ने कि दोनों ने किया था। इसको देख लेना, शायद 1953 ईस्वी में। एक बार चेक कर लेना, 1953 है, भूल जाते हैं, तिथि वाला ईस्वी भूल जाते हैं। हिस्टोन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिस्टोन होना चाहिए नहीं, हिस्टोन प्रोटीन होना चाहिए। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के होते हैं। H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 प्रकार के कौन है? हिस्टोन प्रोटीन है। अगले सवाल क्यों रहा है? केंद्रक के भीतर डीएनए कैसा होता है? ऋणात्मक। केंद्रक के भीतर डीएनए ऋणात्मक होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। अगला क्या है? डिऑक्सीराइबोज तथा राइबोज। डिऑक्सीराइबोज कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। राइबोज शर्करा कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। बहुत फेमस क्वेश्चन बन रहा है वो यहाँ पे। डिऑक्सीराइबोज कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। और राइबोज शर्करा कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। चाहे वो डीएनए में पाया जाता हो डिऑक्सीराइबोज, चाहे आरएनए में पाया जाता हो राइबोज, ये दोनों के दोनों में एक ही वर्ग के होते हैं। उसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5। पेंटोज। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेंटोसेम हो जाएगा। पेंटोसेम क्या हो जाएगा? पेंटोसेम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने कहा
किसने कहा, क्या कहा, एडेनिन मतलब ए, थायमीन मतलब टी की मात्रा बराबर होती है। 2 दिन से पढ़े हुआ चारगैफ महोदय ने कहा था कि एडेनिन और थायमीन की मात्रा बराबर होती है, और गुवानिन और साइटोसिन इन दोनों की भी मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। तो याद रखना एडेनिन थायमीन की मात्रा बराबर होती है, चारगैफ ने कहा, और गुवानिन और साइटोसिन की मात्रा बराबर होती है, ये भी चारगैफ ने कहा। अगला सवाल की ओर, ओवे विषाणु, ओवे विषाणु, विषाणु का मतलब वायरस, विषाणु का मतलब वायरस जो जीवाणु को क्या कर देता है, मार देता है, उसको हम लोग जीवाणु भोजी कहते हैं, या जीवाणु भोजी को बैक्टीरियोफेज भी कहा गया, बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है, जिसको T2 के नाम से भी जानते हैं। तो बैक्टीरियोफेज कहो या T2 कहो या जीवाणु भोजी कहो। अगले सवाल को जेनेटिक कोड, क्या कहता है, जेनेटिक कोड कहाँ रहता है, mRNA के ऊपर, mRNA के ऊपर, mRNA के ऊपर जिसकी दिशा होती है 5' से 3', याद रखना हुआ mRNA के ऊपर। 50 नंबर सवाल हो गया। चलते हैं अगला सवाल की ओर। 50 के बाद 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल में क्या लिखता है, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। तो डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं इंट्रॉन, कहते हैं इंट्रॉन कहा जाता है नॉन कोडिंग को। और अगर सवाल आता है कि कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, तो कोडिंग क्रम को कहा जाता है एक्सॉन कहा जाता है बाबू, याद रखना। तो कोडिंग क्रम को एक्सॉन कहते हैं, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को इंट्रॉन कहा जाता है। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, ओपेरॉन मॉडल के जगह पर होना था लैक ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो जैकब और मोनार्ड ने 1961 में, जैकब और मोनार्ड ने। अगला, निम्न में किसका पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है बाबू सेब का। और सेब का निर्माण कहाँ से होता है, पुष्पासन, पुष्पासन खाया जाता है सेब का। भ्रूणपोष, यहाँ लिखा है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष जो होती है त्रिगुणित संरचना होती है कि सेंट्रल कोशिका क्या कहलाता है, यहाँ पे भ्रूणपोष नहीं होना चाहिए, गलती लिखल है, यहाँ होना चाहिए भ्रूणकोश, भ्रूणकोश होना चाहिए, तभी ना भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका का मतलब होता है बीच वाला कोशिका, चूँकि 3 गो ऊपर और 3 गो कहाँ बुआ नीचे होता है। बीच वाला कोशिका जो ट्यूएन होता है, ट्यूएन उसको मतलब द्वितीय केंद्रक कहते हैं, उसको द्वितीय केंद्रक कहते हैं। यहाँ भ्रूणकोश होगा, यहाँ भ्रूणपोष नहीं होगा, भ्रूणकोश होगा, कोश होगा बुआ। आज का सवाल, परागकणों की जीवन क्षमता, परागकणों की जीवन क्षमता निर्भर करती है। सर आप लोग तो ना लिखते हैं ना, तो पूरा मिटा ये देते हैं। परागकणों की जीवन क्षमता निर्भर करती है तापमान पर, आर्द्रता पर, आनुवांशिक पर कि सभी के सभी। तो सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। एकांडपी का उदाहरण, एकांडपी का उदाहरण क्या है, आम है, मटर है, नारियल है कि सभी है, तो सभी के सभी हो जाएगा, सभी के सभी हो जाएगा एकांडपी का उदाहरण। अगला, पराग नलिका का बीजांड की ओर, पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना क्या कहलाता है, रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सत्य फल का निर्माण कहाँ से होता है, तो वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, कहाँ से, अंडाशय से होता है, तो वैसे फलों को कहा जाता है सत्य फल, सत्य फल कहा जाता है। तो अंडाशय से जो फल बनते हैं उसको सत्य फल बोला जाता है। सवाल नंबर 59 में लिखता है कि हर्कोगैमस पुष्प निम्नलिखित में से कौन है, तो मंदार जो है हर्कोगैमस पुष्प कहा गया। परागकण की बाहरी भित्ति बाह्यचोल किसकी बनी होती है, तो परागकण की जो बाहरी भित्ति बाह्यचोल होती है वो बनी होती है बाबू स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जबकि आंतरिक भित्ति बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखना बुआ, परागकण की जो बाहरी भित्ति है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, और परागकण की आंतरिक भित्ति जो अंतःचूल कहलाती है वो बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 62 में क्या लिखता है, रेप्लिकेशन किसी से संबंधित है, डीएनए से, आरएनए से कि बोथ, तो याद रखना डीएनए से, रेप्लिकेशन डीएनए से संबंधित है। अगले सवाल करिए 63 नंबर सवाल। 63 में क्या लिखता है, एक न्यूक्लियोसोम में कितने नाइट्रोजनी क्षार जोड़े एक डीएनए एक कुंडली में रहते हैं, तो 200 नाइट्रोजनी क्षार जोड़े, कितने, 200। अगला सवाल, वायरस लैम्ब्डा में, वायरस लैम्ब्डा में कितने न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है, 48,502, 48,502 होते हैं। सवाल नंबर आगे 65 में लिखता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से बीमारी होता है निमोनिया, महिला में क्या होता है, निमोनिया, निमोनिया।
तो आज हमने 65 क्वेश्चन देखा। कितना क्वेश्चन देखा हमने? 65 क्वेश्चन बाबू हमने देखा आज। क्या क्वेश्चन मैंने देखा? 65 क्वेश्चन हमने आज देखा, 65 क्वेश्चन। तो याद रखना, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि जो 65 हमने क्वेश्चन देखा, इस 65 क्वेश्चन में आपका कितना सही जाता है और कितना गलत जाता है, ये भी बताना ज़रूर बाबू। और अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर करें बाबू, ज़रूर शेयर करें, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति जो नहीं देख पा रहे हैं ना, उनको ज़रूर शेयर करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, शेयर ज़रूर करें बुआ, बहुत बहुत। तो ये सेट नंबर 4 था, आप लोग देखते रहें। ये सेट नंबर कितना है बुआ? सेट नंबर ये 4 है। देखते हैं कितना से कितना हम ऑब्जेक्टिव करवा पाते हैं और आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मतलब वीडियो को ऐसे देखते रहिए और हमेशा प्यार देते रहिए, बनाते रहिए। और अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये वाला थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। चलिए मिलते हैं बाबू।